देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ये एक आयत है, आयत हो गया ये। अब इस आयत में कहा है कि आयत की कोई एक भुजा 39 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण जो है वो 89 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपसे आयत का एरिया क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब आपको करना क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आप कब निकाल पाएंगे, आयत का क्षेत्रफल आप कब निकाल पाएंगे, तो आयत का क्षेत्रफल आप तभी उस कंडीशन में निकाल सकते हैं जब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मान पता हो। तो लंबाई का मान तो आपने मान ही लिया 39, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत की कोई एक भुजा 39 है, तो इनमें से कोई एक 39 होगा। अब क्वेश्चन में आगे जाएंगे तो अगर आपको BC का मान मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो BC का मान कैसे मिलेगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखिए इस फिगर को, त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में अगर विकर्ण दिया हुआ हो और एक भुजा दी हो तो दूसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम कौन से प्रमेय का यूज करते हैं, वो है पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय जब आप अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है। कर्ण का मान क्या है 89, 89 का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या दिया हुआ है, लंब BC ही तो है, तो मैं लिख देता हूं लंब के प्लेस पे BC का स्क्वायर, कोई समस्या, प्लस आधार, आधार क्या है 39, तो आधार के प्लेस पे 39 का स्क्वायर। अब आगे चलिए, ये 89 का स्क्वायर, ये इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आकर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 39 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां क्या बचेगा BC का स्क्वायर। अब सोचिए अगर आप 89 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 89 गुणे 89 दो बार करना होगा, फिर 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 गुणे 39 करना होगा। कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा, कैलकुलेशन तो बड़ा होगा। अब हम क्यों ना कोई ऐसा टर्म अपनाएं जिससे कैलकुलेशन छोटा हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है, अगर इसको आप A मान लेते हैं और इसको आप B मान लेते हैं तो एक फार्मूला आपको दिख रहा है, कैसा फार्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A माइनस, आइए देखते यही तो रख सकते हैं, मतलब इतने को हम अगर डाइवर्ज करें, इतने को हम तोड़ के लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं। तो एक कोष्टक में A के प्लेस पे 89 प्लस 39 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 89 माइनस 39 हो जाएगा, यही किसके बराबर है, BC के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ ध्यान देंगे, कोई समस्या, इसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर, इतना के बराबर इसको लिखो या इसको डायरेक्ट बराबर इसको लिखो, बात तो सेम है। 89 और 39 तो 9 9 18 हो जाएगा और ये 8 3 11 1 12, ये 128 हो जाने वाला है कोष्टक में। 89 में से आप 39 घटा दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। BC बराबर, क्या हमें BC स्क्वायर का मान चाहिए, नहीं, हमें तो BC का मान चाहिए। तो जब जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगती है, करड़ी लगती है, जो 128 गुणे 50, BC बराबर 128 गुणे 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 25 लिख सकते हैं। BC बराबर
25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 128 गुना के 256 हो जाएगा। BC बराबर ये 5 गुणे 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, तो BC का मान कितना आ गया 16 25 80। आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो BC का मान 80 आ चुका है, ये BC का मान कितना आ गया 80। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है 39 और चौड़ाई का मान अभी आपने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से 80। कितना निकाला है 80। तो ये 9 हो जाएगा, 9 72 और 8 3 24 और 7 31 हो जाएगा और 0 31 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में कहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो कोई आयत है, ये कोई आयत हो गया। अब क्वेश्चन में यह कहा कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई कुछ भी हो, चौड़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना बताया है कि जो चौड़ाई होगी उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा कौन होगी, ये लंबाई होगी। चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा कौन होने वाली है, लंबाई होने वाली है। तो हमें यह तो पता है कि लंबाई जो भी होगी वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, और चौड़ाई का मान दिया नहीं है तो हम चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। तो हमने इसकी चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, एक आयत की लंबाई मतलब लेंथ की बात कर रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 7 ज्यादा है, मतलब x + 7 होगी। क्योंकि जहां पर अधिक की बात करता है वहां पे जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि अगर इसकी चौड़ाई होती 5, मान लेते हैं अगर चौड़ाई 5 होती और लंबाई को बोला है कि चौड़ाई से 7 ज्यादा है, तो आप क्या करते, इसी 5 में 7 जोड़ देते तो लंबाई इसकी 12 हो जाती। इस 5 में ही जोड़ते ना, तो यहां पे चौड़ाई में कोई अंक तो दिया नहीं है, तो हमने x माना, तो x में ही तो 7 जोड़ेंगे ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के पहले स्टेप में कहा था किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हमने चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई को चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। क्वेश्चन के अगले स्टेप में क्या कहा है, यदि इसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए, यदि इस आयत की लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए। मैं फिर से एक नया आयत बना देता हूं, ये रहा दूसरा वाला आयत। पहले क्वेश्चन में कहा था आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। क्वेश्चन के अगले स्टेप में कह रहा है यदि इसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए। लंबाई में कह रहा है ना, लंबाई है कितना, x + 7 है, और क्वेश्चन में कहा गया यदि इसकी लंबाई में मतलब x + 7 में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए। कमी का मतलब होता है घटाना। कितने सेंटीमीटर की कमी कर रहा है, 4 सेंटीमीटर की, तो 4 हम माइनस कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे स्टेप को हम फॉलो करेंगे, अपने आप क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। पहले क्वेश्चन में कहा था कि आयत की लंबाई
चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हमने इसको x माना, इसको x प्लस 7 कर दिया। क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा कि यदि इस आयत की लंबाई में मतलब x प्लस 7 में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, तो हमने 4 सेंटीमीटर की कमी कर दिया, मतलब हमने 4 घटा दिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए तथा चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए। चौड़ाई क्या है, x है ना, चौड़ाई x है। इस चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, मतलब इसमें 3 जोड़ देना होगा हमें, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात कर रहा है। हमने 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब पहले जो कहा था कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये मूल आयत था, मूल आयत, या फिर इसको आप प्रारंभिक आयत कह सकते हैं। जो क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन में 2 आयत माना है, एक पहला वाला आयत और एक नया वाला आयत। जो पहला वाला आयत है उसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, सॉरी, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है पहले वाले आयत में। जो नया आयत माना है उसमें जो लंबाई है, मतलब इस मूल आयत के बाद की बात कर रहा है, जो लंबाई है उसमें से 4 सेंटीमीटर कमी किया गया है और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है, ये नया वाला आयत है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ये मूल आयत की बात कर रहा है, तथा इसकी लंबाई में से 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, मतलब 4 घटा दिया जाए, और इसकी चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, ये नया वाला आयत है। तो इन दोनों आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि अगर चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। नए आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में कहा है ये बात, नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल, साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि जो नए वाले आयत का क्षेत्रफल है वो इस मूल आयत के क्षेत्रफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बस आपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने शर्तों को मान लिया और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा, नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब तक हमें नए आयत का क्षेत्रफल नहीं मालूम चलेगा, जब तक हमें मूल आयत का क्षेत्रफल नहीं मालूम चलेगा, तब तक क्या हम इन क्षेत्रफलों को आपस में बराबर रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि नए वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। आइए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नए आयत का क्षेत्रफल, आयत है चाहे कोई आयत हो, नया आयत हो या पुराना आयत हो, आयत का क्षेत्रफल तो फार्मूला तो सेम रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, यही तो नया वाला आयत है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो लंबाई क्या है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर x प्लस 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, स्वाभाविक सी बात है कि 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए लंबाई कितना है, x प्लस 3, और चौड़ाई की बात की जाए, अगर चौड़ाई कितना है इसकी, x प्लस 3, यही तो है। आयत की लंबाई देखिए सॉल्व किया आपने, इतना आया, चौड़ाई इतना है, कोई समस्या नहीं है। क्षेत्रफल बराबर, इसे आप हल कीजिए, x का x में गुणा होगा, कोष्टक खुलने का नियम होता है, एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसका इसमें गुणा,
सॉल्व करते हैं। यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स का 3 में गुणा होगा ये 3x हो जाएगा, 3 का x में गुणा होगा ये भी 3x हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा होगा ये +9 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x हो जाएगा प्लस 9। ये क्या आया है? ये नए वाले आयत का क्षेत्रफल आया है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे मूल आयत का क्षेत्रफल। मूल आयत का क्षेत्रफल। तुरंत माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मूल आयत का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में कहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब तक हमें नए आयत का क्षेत्रफल नहीं मालूम चलेगा, हमें मूल आयत का क्षेत्रफल नहीं मालूम चलेगा, तो हम इन वैल्यू को आपस में बराबर रखेंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले हमें नए आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा और मूल आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो नए आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं मूल आयत का क्षेत्रफल। मतलब ये पुराने वाले आयत की बात कर रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि कोई सा भी आयत हो, क्षेत्रफल का फार्मूला तो सेम रहने वाला है। लंबाई का मान क्या है? x + 7। चौड़ाई का मान क्या है? x। क्षेत्रफल बराबर x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। x का देखिए गुणा करने का नियम क्या होता है? प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। आप x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x का 7 में भी तो गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? तो ये रहा आपका नए आयत का क्षेत्रफल, ये रहा आपका मूल आयत का क्षेत्रफल। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से जो नए आयत का क्षेत्रफल है ये बराबर है किसके? मूल आयत के क्षेत्रफल के। ये बात क्वेश्चन में कहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से, तथा यदि लंबाई में से 4 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको बराबर करके वैल्यू पुट कर देते हैं। नए आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे? यहां पे निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमने निकाला है, तो हम उसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। बराबर मूल आयत मतलब पुराने वाले आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले हैं? यहां पे निकाले हैं x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर प्लस में है, इधर के माइनस में हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर किसमें हो जाएगा? माइनस में। हमने क्या किया? चर संख्याओं को एक साथ कर दिया और अचर संख्याओं को एक साथ कर दिया। ये सब की सब देखिए चर संख्याएं हैं, ये 9 अचर संख्या है। तो जब आप इस 9 को बराबर के इधर भेजेंगे, ये रहा आपका बराबर का चिन्ह। जब आप इस 9 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये +9 है बराबर के इधर, तो बराबर के उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -9। क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर खत्म हो गया। ये आपका है -7x प्लस 6x। तो 7 में से 6 जाएगा तो x बचेगा, 1x बचेगा। 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। माइनस x बराबर -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें मान रखना है और अब हमें वैल्यू पुट करना है।
जब हम लोगों ने इसको हल किया x का मान 9 आ गया है। और आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो आपने चौड़ाई को x माना है और x की वैल्यू कितनी आ रही 9, मतलब कि आयत की चौड़ाई कितनी रही होगी 9 रही होगी। अब यहां से चौड़ाई का मान आ गया है। अब हम क्वेश्चन के अगले स्टेप पे चलते हैं और बात आती है लंबाई की। चौड़ाई का मान यहां से 9 आ गया, x का मान 9 आया और चौड़ाई को हमने x माना है तो मतलब चौड़ाई का मान 9 आ गया। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि आयत की जो लंबाई है, जो आयत की लंबाई है, ये लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो x का मान कितना रख देंगे, हम 9 रख देंगे और लंबाई 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 9 7 16 हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। आपको आयत की चौड़ाई मिल चुकी है। चौड़ाई कितना मिल गई आपको आयत की 9 सेंटीमीटर और आपको आयत की लंबाई मिली है 16 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, जो लंबाई थी चौड़ाई से 7 ज्यादा थी, चौड़ाई यक मतलब यक्स का मान हम लोग निकाले हैं 9, तो यक्स के प्लेस पे 9 रख देंगे और 7 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि 7 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, अगर आप चाहें तो नए वाले आयत की चौड़ाई निकाल सकते हैं। यक्स का मान कितना आया 9, तो नया वाला जो आयत है इसकी चौड़ाई होगी 9 + 3 12 हो जाएगी। और अगर बात की जाए नए वाले आयत के लंबाई की तो x का मान 9 + 3 ये भी 12 हो जाएगा। तो ये नया वाला आयत है क्या है। और क्वेश्चन में कहा है यदि ऐसा है तो मूल आयत की परिमिति, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल आयत की परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप। मतलब मूल आयत कौन है, पुराना वाला आयत। इस पहले वाले आयत का क्वेश्चन में आपसे परिमाप पूछ रहा है, ध्यान देंगे। मूल आयत की परिमिति पूछा है क्वेश्चन में, मतलब पहले वाले आयत का आपसे परिमाप पूछ रहा है। तो लिखेंगे परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है, P कोष्टक में L + B, परिमाप बराबर। इस बात का ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में कहा है मूल आयत की परिमिति, मतलब पुराने वाले आयत की परिमिति, इसीलिए हम पुराने वाले आयत का मान रख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई की जगह पे। और परिमिति का मतलब ये होता है परिमाप। P कोष्टक में चूंकि मूल आयत की परिमिति पूछा है इसीलिए मूल आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान रखा जाएगा। तो मूल आयत की लंबाई कितनी आई है 16, तो लंबाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 16 लिख दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। प्लस अब बात आती है इसके चौड़ाई की, तो इस मूल आयत की चौड़ाई कितनी है 9, चौड़ाई के प्लेस पे 9 दिया जाएगा। परिमाप बराबर P कोष्टक में 16 और 9 को आप ऐड करेंगे ये 25 हो जाएगा। परिमाप बराबर 2। आपको पता है जब कोष्टक हटता है और कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो परिमाप बराबर 2 का 25 में गुणा करेंगे ये 50 सेंटीमीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, जिस ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर दिया है परिमाप का मान वो ऑप्शन एकदम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई
मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है आपका, पता है सबको कि जो समचतुर्भुज होता है वो बिल्कुल एक वर्ग की तरह से होता है। कहा है क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ये इसके विकर्ण हो गए। इन विकर्णों की लंबाई क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। फिगर कैसा है, समचतुर्भुज। इसके विकर्ण की लंबाई दिया है, पहला विकर्ण 16, तो विकर्ण को इंग्लिश में करें डायगोनल, क्या बोलते हैं, डायगोनल। d1 का मान दिया है 16 और दूसरे विकर्ण का मान 12 दिया है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर कभी आपको कोई समचतुर्भुज का क्वेश्चन हो, उसमें विकर्ण दे करके क्षेत्रफल पूछ ले, सिंपल उसका एक फार्मूला आप लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 गुणे d1 इंटू d2। क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 मतलब पहला विकर्ण, तो पहले विकर्ण का मान कितना दिया है, 16, रख दीजिए 16। फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अगर समचतुर्भुज का क्वेश्चन है, विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। आइए सॉल्व करते हैं। d2 12, क्षेत्रफल बराबर 2 1 कम 2 2 8 16, 12 का 8 में गुणा करेंगे 96 हो जाएगा। और आपको पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। तो क्वेश्चन में चूंकि विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जो क्षेत्रफल होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 96 दिया हुआ है क्षेत्रफल का मान, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में। अब वृत्त में हम लोगों ने जहां त्रिज्या क्या होती है, तो मैंने आपको बताया ये कोई आपका वृत्त सर्कल है, एक सीधा मैं अच्छा वृत्त बना देता हूं, अच्छा बन नहीं रहा फिलहाल। हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त। वृत्त में हमने पढ़ा त्रिज्या के बारे में। मैंने आपको बताया कि वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग वृत्त में कुछ स्पेशल चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे वृत्त में जीवा क्या होती है। पहला हम लोग जानेंगे जीवा क्या होती है। तो किसी भी वृत्त में किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। मतलब जो जीवा होती है ये वृत्त के अंदर ही शुरू होती है और वृत्त के अंदर ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अब कि छेदक रेखा क्या होती है। छेदक रेखा ध्यान से देखेंगे, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त को भेद कर बाहर निकल जाने वाली जो रेखा होती है वो छेदक रेखा कहलाती है। ये वृत्त है, एक कोई रेखा आई, इस वृत्त को काटते हुए बाहर निकल गई, तो इस रेखा का नाम क्या पड़ेगा, छेदक रेखा। अगर वही ये रेखा वृत्त को काट कर बाहर नहीं निकलती, इसी वृत्त के अंदर रह जाती, तो इसका नाम क्या पड़ जाता, इसका नाम जीवा हो जाता। देखिए जीवा ही तो है, लेकिन जब ये वृत्त को भेद कर वृत्त को प्रतिच्छेदित करके बाहर निकल गई तो इसका नाम हो गया छेदक रेखा। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा ये क्या है, मान लीजिए कोई वृत्त है,
ये कोई वृत्त है। अब इस वृत्त का ये केंद्र है एक, ठीक, ये इस वृत्त का केंद्र है, और कोई रेखा आई जो इस वृत्त को प्रतिच्छेदित नहीं की बल्कि इस वृत्त को छू करके निकल गई, इस वृत्त को टच करके निकल गई, इस वृत्त को स्पर्श करके निकल गई। जैसे आप सुने हैं ना, गांव में लोग कहावत कहते हैं कि दम है तो छू के दिखाओ उसको। बस छूने की बात की जा रही है, सिर्फ टच करने की बात की जा रही है। मतलब अगर कोई रेखा, कोई भी वृत्त है, कोई वृत्त, अगर कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श कर देती है तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब एक यहां बहुत समझने वाली बात है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो मान लीजिए पहले हम कोई वृत्त बना देते हैं, ये कोई सा वृत्त है, ठीक। अब इस वृत्त में ये केंद्र है। स्पर्श रेखा क्या होगी? जो वृत्त को कहीं भी वृत्त के किसी बिंदु पे उसे टच करके निकल जाए, तो ये रही स्पर्श रेखा। वृत्त को स्पर्श की, देखिए ध्यान से, बस फिगर में सही बनाता हूं। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा हो गई। ये कौन रेखा हो गई? छेदक रेखा। क्यों? ये वृत्त को भेद कर बाहर निकली है। लेकिन अगर यही रेखा वृत्त को भेद कर नहीं बल्कि वृत्त को स्पर्श करके बाहर निकल जाए, ऐसे कुछ, तो ये कौन रेखा कहलाएगी? स्पर्श रेखा। क्या कौन रेखा कहलाएगी? ये स्पर्श रेखा। और ये त्रिज्या है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब आप ध्यान से देखिए, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। मतलब पॉइंट ये बना, आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या, या ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त में त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच, वृत्त में त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। कहीं कोई भी अगर वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है, वृत्त को स्पर्श करके बाहर निकल रही है, यहां से आप त्रिज्या लेकर जाएंगे, कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। कोई भी वृत्त है, अगर उससे कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है और आपको वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बताना है, तो याद रखिएगा, हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। तो जैसे यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त, ठीक। अब मान लीजिए इस वृत्त को मैंने आपको बता दिया, कोई भी रेखा ऐसे इस वृत्त को क्या कर रही है? अगर भेद कर बाहर निकल रही है, तो इस रेखा का नाम क्या पड़ेगा? छेदक रेखा। और अगर कोई ऐसा वृत्त है, कोई सा भी वृत्त, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है जो वृत्त को भेद कर बाहर नहीं निकली है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जीवा। अगर वृत्त को भेद कर बाहर निकल गई तो इसका नाम छेदक रेखा। और अगर कोई रेखा वृत्त को टच करके निकल जाती है, मतलब वृत्त को छू के निकल जाती है, तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। तो ये हो जाएगी छेदक रेखा, ये जीवा हो जाएगी। ये रहा कोई वृत्त, इस वृत्त को कोई रेखा ऐसे टच करके निकल गई, इसका नाम क्या पड़ेगा? स्पर्श रेखा। ये तीनों फिगर आप बना लीजिए।
क्वेश्चन दिया है यदि किसी वृत्त की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको परिधि का मान दे रखा है। क्वेश्चन में परिधि बराबर 40 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा कि त्रिज्या का मान r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सोचो कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परिधि भी होती है और त्रिज्या भी होती है। तो वृत्त का वो कौन सा फार्मूला है? एक ही फार्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। परिधि का मान आपको कितना दिया है? 40। तो जहां परिधि लिखा है वहां पर हम 40 लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ के नियमानुसार अगर दो मान आपस में बराबर हैं तो वो एक दूसरे के स्थान पर रखे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब परिधि का मान हमने 2 पाई r, तो परिधि का मान कितना दिया था? 40। हमने यहां पे 40 रख दिया। आगे बराबर 2 पाई की वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 गुणे r की वैल्यू फाइंड करना है। ये इधर भाग कर रहा है ना, हर में है मतलब भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? गुणा करेगा। ये 40 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 22 गुना 44 हो जाएगा और ये गुणे r। कोई समस्या? ये 40 गुणे 7 बराबर ये r है। 44 यहां गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आके क्या करेगा? अब क्वेश्चन उठ सकता है कि सर 44 को बराबर के इधर क्यों भेज दिए? तो बेटा हमको r का मान निकालना है, और जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा बराबर के एक तरफ अलग रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ रखा जाता है। अब काटिए, देखिए कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा ये 20 बार में, 2 से 11 बार में कटेगा और ये 2 से 10 बार में कटेगा। ऊपर क्या बचा है? 10 गुणे 7 नीचे 11 बराबर r। तो 10 गुणे 7 बराबर r कहो। 10 गुणे 7 इतना के बराबर r कहिए या फिर r बराबर कहिए 10 कते 70/11। बात तो सेम है। r बराबर हमेशा आपको नियम पता है क्या करना होता है, हर से अंत में भाग दिया जाता है। 11 से आप 70 में भाग दीजिए, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 बचेगा, वही प्रक्रिया जारी रहेगी। 6.3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा सवाल दिया होता है, पहला काम सवाल में देखिए कौन कौन से मान दिए गए हैं, जो मान दिया है। अब उसके बाद ऐसा फार्मूला खोजिए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें जो चीज पूछा है वो भी लिखा है और जो चीज दिया है वो भी लिखा है। ऐसे फार्मूले को आप खोजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको लगाने का सिर्फ एक तरीका है, सवाल में जो मान दिया है उसको ध्यान में रखना है और जो पूछा है उसको ध्यान में रखना है। ऐसा फार्मूला यूज करना है कि जो दिया है उसका मान रख दे और जो पूछा है उसका मान निकल जाए। यही एक तरीका होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी आपको परिधि दिया, ऐसे अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन धीरे धीरे
लेवल की तरफ बढ़ेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे सिंपल काम पहले आपको यह करना है कि आप दिए गए प्रश्न के आधार पर एक फिगर ड्रा कर लीजिए, एक चित्र बना लीजिए। कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इधर ध्यान देना है, ये कोई वृत्त है। अब इस वृत्त में कहा है इसकी त्रिज्या, मतलब वृत्त के सेंटर से त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। तो क्वेश्चन में कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी जीवा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी सबसे बड़ी जीवा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपने कहा सर जीवा क्या होती है, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो क्या यह सबसे बड़ी जीवा है? नहीं। क्या यह सबसे बड़ी जीवा है? नहीं। आप क्लियर कर रहे होंगे कि हम वृत्त में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि वृत्त में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। आप यहां पे आए, जीवा की लंबाई और बड़ी हो गई। देखो इतनी छोटी जीवा है, अब जीवा ये देखिए, अगर मैं जीवा को नापना चाहूं तो ये रही आपकी स्केल। इस स्केल से आप देखिए ये जो जीवा है यहां पे 12 सेंटीमीटर है, और जैसे ही हम वृत्त के ऊपर बढ़े तो यही जीवा कितनी हो गई, ऊपर बढ़ने पर यही जीवा 17 सेंटीमीटर हो गई। थोड़ा और ऊपर बढ़े हम तो यही जीवा 18 सेंटीमीटर हो गई। थोड़ा और ऊपर हम बढ़े अगर वृत्त के तो यही जीवा देखिए अब 20 सेंटीमीटर हो गई। मतलब जैसे जैसे हम वृत्त में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं जीवा का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जो जीवा केंद्र को स्पर्श करके जाएगी वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा। जो जीवा वृत्त के केंद्र को स्पर्श को काट दी, या जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गई है, यही क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा है। और जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ेंगे तो फिर जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। देखिए छोटी हो गई। निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और वृत्त के केंद्र से होकर पूरा एक वृत्त के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास भी तो कहलाती है। यह अगर ये केंद्र है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या का दोगुना ही तो व्यास होता है। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, यही क्या होती है, व्यास होती है। व्यास क्या है? त्रिज्या का दोगुना। इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना हो गया, व्यास हो गया। और यही व्यास देखो सबसे बड़ी जीवा भी तो है। तो अगर कभी कहे कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, व्यास को। मतलब कि यहां से इनडायरेक्टली वो व्यास का मान पूछना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में ये बात डायरेक्टली वो कह देता कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास का मान ज्ञात कीजिए, तब तो हर बच्चा लगा देता। लेकिन क्वेश्चन में कैसे उलझाया है आपको कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा। अब जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि कोई सा भी वृत्त अगर ऐसा है, इस वृत्त में ये छोटी जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होगी वही वृत्त की व्यास होगी। मतलब कि यहां पे व्यास का मान पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बात, एक नोट पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए
वो नोट पॉइंट ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में मतलब कि आपसे व्यास का मान पूछ रहा है। फार्मूला होता है R बराबर D/2। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 4। व्यास ही तो सबसे बड़ी जीवा है। अपान 2। यहां से D का मान आप निकाल लीजिए, 4 गुना के 8, तो D बराबर 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा था व्यास, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा है, क्योंकि सब बच्चों को ये बात पता नहीं होगा कि ये अगर कोई ऐसा वृत्त बन रहा है तो इस वृत्त में ये छोटी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो व्यास होगी। तो अगर कभी सबसे बड़ी जीवा का मान पूछे तो आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चन में आपसे व्यास का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।